सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और बुआ का नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार बिटिया रानी। ये जो बुआ जी आपको भी गर्म पानी पी रही हो ना? हाँ बिल्कुल, गर्म पानी पीने का मौसम आ गया है और कुछ लोग गर्म पानी में चाय की पत्ती डाल लेते हैं, तो डाल लेते हैं, नामों से जानी जाती है। कोई घर में और आता है दूसरा तो उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल देता है, फिर कोई तीसरा आता है तो कहता है भाई इसका रंग थोड़ा सा उजला कर दिया जाए, तो दूध मिला देता है और कुल मिलाकर बन जाती है चाय। लेकिन फिलहाल आज हम चाय पर चर्चा नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज बहुत सी बातें हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। सखी विशेष में हम लेकर हाजिर हैं नसरीन मोहम्मदी जी को। इनके बारे में बताएंगे, कला के क्षेत्र से हैं और इनकी उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। बिल्कुल, और आज बड़े काम का दिसंबर है, इसके बारे में आज है, बस आज से शुरुआत है तो आज से दिसंबर के बारे में कुछ बातें कर लेनी चाहिए। बिल्कुल कर लेनी चाहिए। और व्यंजनों का मौका है, व्यंजन भी बताएं। हाँ, हमारी एक सहेली घूम रही है इधर से उधर, उधर से इधर। एक इन्होंने फोटो भेजा है, ऐसे 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 घूम रहा है कि इंतजार है, व्यंजनों का इंतजार है। तो भाई इंतजार तो हम बनाती हैं व्यंजन और नोट करती हैं सारी विधियां जी, तो हमें भी इंतजार है, कुछ आप बताएं कुछ हम बताएं और आगे आगे बढ़ें। और कुछ बताने की जब बात आती है और दिसंबर का महीना शुरू होता है तो एक चेतावनी के साथ शुरू होता है, या यूं कहें कि सतर्कता बरतने के साथ शुरू होता है, क्योंकि आज है विश्व एड्स दिवस। बिल्कुल, और इस विषय में हमसे डॉक्टर ईश्वर गिलाडा ने बातचीत की है, तो वो भी हम उनकी थोड़ी सी एक रिकॉर्डिंग सुनवाने वाले हैं जी। लेकिन उसके पहले हम ये बता दें कि जो ये एड्स दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है कि पहले एक ऐसा संक्रमण है एड्स, जिसके कारण पीड़ित व्यक्ति के शरीर में जो उसका इम्यून सिस्टम होता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो कई अलग अलग जो छोटे मोटे संक्रमण होते हैं, कुछ बीमारियां होती हैं, उनके प्रति उनका शरीर जो है खुद सुरक्षा नहीं कर पाता और जल्द बीमार पड़ते हैं वो। और एड्स का अगर फुल फॉर्म हम कहें तो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, जो कि एक खास तरह के विषाणु जिनका नाम HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, इनके कारण वो फैलता है। जी हाँ, हर साल मनाया जाता है। बिल्कुल मनाया जाता है और हमारे साथियों ने भी इस सब बारे में चर्चा की है। इन्होंने लिखा है चिन्हित 11 आधिकारिक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है। साथ ही विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस, टीकाकरण सप्ताह, तपेदिक दिवस, ये सारी चीजें इन्होंने लिखी है। और विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह, इन्हीं सब में से एक ये भी है। इनका कहने का मतलब ये है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और बचाव बहुत हद तक इलाज है इसका, कह सकते हैं, क्योंकि इलाज बहुत अभी तक कारगर नहीं साबित हुए हैं। और ये तो खैर हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा से सुन ले बातचीत जी। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज विश्व एड्स रोकथाम दिवस है और ये बीमारी जो है, इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां थी और अभी भी हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में बहुत सारी सकारात्मक चीजें भी आ गई हैं, उसके बारे में हम आज जानते हैं। और कार्यक्रम में स्वागत करते हैं डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा का, जो कि एड्स रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद रेणु जी। जी डॉक्टर साहब, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप हमारे श्रोताओं को। मनुष्य प्रवृत्ति ये होती है कि किसी बड़ी बीमारी से एकदम डर जाते हैं जी। और एक कहावत है, जो डर गया वो मर गया, तो लोग साइकोलॉजिकली मर जाते हैं। अब HIV में ये हुआ कि अगर हम HIV की तुलना कोविड के साथ करें तो कोविड में आज तक सिर्फ एक 14-15 लाख लोग मर चुके हैं, लेकिन HIV से आज तक लगभग 3.5 करोड़ लोग मर चुके हैं। और एक जमाने में HIV इतनी खतरनाक बीमारी थी कि जान जवान लोग 2-3 साल में, जैसे HIV पॉजिटिव आता है, 1-2 साल में, 3 साल में, 5 साल में मर जाते थे। तो हम लोग बोलते थे 5 ईयर सर्वाइवल बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आजकल क्या हो गया, ऐसी दवाइयां आ गई है जिसको हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहते हैं। वो दवाइयों के साथ व्यक्ति पूरी जिंदगी जी सकता है। हिंदुस्तान में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ART जी, ART, अच्छा हाँ। और इस दवाइयों के साथ व्यक्ति पूरी जिंदगी जी सकता है। अगर हिंदुस्तान में पुरुष की जिंदगी 69 है एवरेज और महिला की 71 है और 25 साल की उम्र में उसका डायग्नोसिस होता है HIV पॉजिटिव, तो पूरी जिंदगी वो 69 तक 70 तक पहुंच जाता है। क्या दवा इतना ही नहीं, इतनी दवाई है, इतनी अच्छी दवाई। HIV पॉजिटिव का नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर HIV का वायरस है और लाखों की तादाद में है,
जिसको हम लोग 1 ml के अंदर वायरल लोड बोलते हैं, कितना है तो 25 लाख है, 2 करोड़ है, 2.5 करोड़ है, वो 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर वो नहीं के बराबर हो जाता है, जिसको बोलते हैं टारगेट नॉट डिटेक्टेड या कंट्रोल वायरल लोड या वायरल लोड अनडिटेक्टेबल, यानी वायरस डिटेक्ट नहीं होता लेकिन एंटीबॉडी पॉजिटिव आएगा। तो अगर इतनी अच्छी दवाइयां आ गई है तो मरीज अगर जांच नहीं कराता है तो उसको पता नहीं चलेगा कि उसको HIV है कि नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने रिस्क ली है HIV की, कई व्यक्तियों के साथ संबंध किया है बगैर प्रोटेक्शन के, या HIV पॉजिटिव किसी का ब्लड उसको मिला होगा या सुई से नशा किया होगा, ऐसे व्यक्ति ने अपनी जांच कराना जरूरी है। यानी कि आपने डॉक्टर पहली बात तो इसके साथ साथ 3 कारण भी बता दिए कि यानी कि जिससे भी संबंध किया हो बिना किसी सुरक्षा के, वहीं अगर कोई इंजेक्शन लिया हो इन्फेक्शन वाला, और वहीं कोई दवा ली हो जैसे ड्रग्स वगैरह आमतौर पर लेते हैं लोग, उसमें खतरा रहता है। तो ये 3 खास चीजें हैं जिसके कारण हो जाता है HIV पॉजिटिव व्यक्ति का। हाँ जी, मैं यहाँ एक करेक्ट कर दूं कि नशा करने वाली दवाई, जो खाने पीने वाली दवाई नहीं, जो लोग नशा करते हैं वो लोग सिरिंज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जी वो शेयर करते हैं, वो खतरनाक है। या कभी कभी किसी अस्पताल में गलती से, हालांकि अब तो डिस्पोजेबल रहती है, लेकिन फिर भी गलती से HIV मरीज के इंजेक्शन से अगर दूसरे के अंदर लगा तो दिक्कत हो सकती है। उसके चांसेस बहुत कम है। जी बहुत कम है। जी तो ये मुख्य कारण है। तो चलिए ठीक है, इससे बच लें। लेकिन आपने दवा की बात की, ये बहुत सकारात्मक बात है, लेकिन उसके साथ साथ जो घबराहट होती है मन में, उसके बारे में क्या कहेंगे? देख, घबराहट क्या होती है कि सब लोगों के दिमाग में इतिहास रहता है जी, और जो साइंस है वो थोड़ा वो मद्देनजर नहीं करते। इतिहास ये है कि HIV पॉजिटिव लोग 2 साल, 3 साल, 5 साल जीते थे। दूसरी बात ये थी कि HIV ज्यादा करके जवान लोगों को होता था और होता है अभी भी। तो माँ बाप या दादा दादी, नाना नानी, कोई अपने बच्चे को या पोता पोती को खोना नहीं चाहते थे। बिल्कुल। और वो खौफ बैठा हुआ है। दूसरी घबराहट ये है कि ये HIV ये सेक्स से जुड़ी बीमारी है। 95-96% लोगों में ये यौन संबंध से होती है बीमारी, तो उसके साथ लांछन लगता है। और कोई इंसान मरने इसलिए डरता नहीं है जितना लांछन से डरता है। तो लांछन की वजह से और यंग लोगों में होने वाली बीमारी की वजह से जो लोग खौफ बैठा है लोगों के दिमाग में। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट हुए हैं पिछले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, उसको मद्देनजर रखते हुए लोगों को ये जानकारी कर लेना जरूरी है कि जल्दी जांच करा ले और सही जगह इलाज कर ले। और इलाज करने के लिए जब अगर बाहर इलाज करते हैं वो भी ज्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान ये दवाइयां बनाता है। पूरे विश्व में 80% लोग दवाई, हिंदुस्तान की दवाई खाते हैं HIV के लिए। अच्छा। हाँ, और गवर्नमेंट में इलाज मुफ्त में होता है। तो कोई किसी भी आर्थिक स्थिति का व्यक्ति हो, गरीब हो या अमीर हो या मिडिल क्लास हो, उसको इलाज करने के लिए काफी सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और आता है मन में कि अगर माँ यानी कि कोई स्त्री जो गर्भवती है और उसे HIV सकारात्मक हो चुकी हो, पॉजिटिव हो, तो उसके में बच्चे के लिए क्या संभावना रहती है और क्या उसको प्रिकॉशन लेना चाहिए? अगर गर्भवती स्त्री HIV पॉजिटिव है और उसने दवा नहीं लिया है तो बच्चे को होने का संभावना 1/3 है, 30%, 35%। अच्छा। लेकिन उसको हम दवा चालू करते हैं और इवन एंड स्टेज में भी, प्रेगनेंसी के 8वें महीने में भी, तो भी बच्चे को हम बचाने के चांस 99% बच्चे बच जाते हैं, कभी कभी 100% बच्चे बच जाते हैं। क्या अब हमारे क्लिनिक में जो बच्चे 170-180 बच्चे पैदा हुए हैं पिछले 5 साल के अंदर, एक भी बच्चे को HIV नहीं है। तो इतनी अच्छी दवाई है कि अगर समझो HIV पॉजिटिव व्यक्ति है, वो अपने बीबी को नहीं लगाएगा, अगर वो पॉजिटिव, बीबी पॉजिटिव है तो अपने बच्चे को नहीं लगाएगी। तो हम लोग एक से दूसरे होने वाला संबंध अगर है, जो HIV का संक्रमण है, वो 100% रोक सकते हैं अगर वो दवा पे है तो। यानी कि बहुत बड़ी बात आपने बताई कि ये जो दवा है वो इतनी कारगर है कि अगर एक बार दवा आपने शुरू कर दी तो फिर मतलब हम इसको एड्स को टाटा बाय बाय कर देते हैं। बस पीछे देखना ही नहीं है, पीछे देखना ही नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि अभी ये घबराने वाली जैसी चीज नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि अब हमारे जो श्रोता है, जो सुन रहे हैं, जो मरीज हैं या जो मन में भ्रांतियां पाल रखे थे, वो अब निश्चिंत हो चुके होंगे और आराम से जिंदगी जी सकते हैं। तो इतनी अच्छी से तरह से उन्होंने डॉक्टर साहब ने जानकारी दी जी। तो बुआ जी, इससे तो लगता है कि किसी के मन में अगर छोटी मोटी भ्रांतियां अब इन दिनों तो बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि जागरूकता बहुत फैल चुकी है जी। लेकिन फिर भी अगर कुछ भी रही हो, कुछ भी शंका रही हो, तो उसका समाधान बिल्कुल हो चुका होगा। बिल्कुल हो चुका होगा। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, इस बात पर जरूर ध्यान रखें कि घबराएं बिल्कुल नहीं। घबराहट से बहुत सारी चीजें बढ़ जाती हैं, जो नहीं भी होना है वो भी हो जाता है। लेकिन हम तो बता दें कि थीम क्या है इस वर्ष। बिल्कुल, इस वर्ष थीम है समुदायों को नेतृत्व करने दें, क्योंकि अक्सर इस तरह का जो संक्रमण होता है जिसमें व्यक्ति सामाजिक रूप से उपेक्षित महसूस करता है, तो अगर समुदाय उनके साथ मिल जाता है और उनके संक्रमण के इलाज के लिए उन्हें आगे आने देता है, तो ऐसी बहुत सारी जो मुश्किलें हैं वो आसानी से
और पहले ही खत्म हो जाती हैं, संबल मिल जाता है और एक समुदाय ऐसा बनना चाहिए जिसमें कि उन्हें जो और भ्रांतियां हैं उनसे लोग दूर रहें। फिर भी अभी भी लोग सोचते हैं कि छुआछूत से होता है, ये होता है, वो होता है, तो इन सारी चीजों के लिए भी लोग सजग रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। अकेला तुझे जाने ना दूंगी, अकेला तुझे जाने ना दूंगी, बनके छैया मैं संग संग चलूंगी, अकेला तुझे जाने ना दूंगी, अकेला तुझे जाने ना दूंगी। पूरब दिस है जादू टूना, भोला है मेरा सजन सलाना, पूरब दिस है जादू टूना, भोला है मेरा सजन सलाना, कोई बहका ले तो मैं क्या करूंगी, अकेला तुझे जाने ना दूंगी, अकेला तुझे जाने ना दूंगी। चढ़ती नदिया बहता पानी, ढाए सौ जुल्म जवानी, चढ़ती नदिया बहता पानी, ढाए सौ जुल्म जवानी, गहरी धारा मैं कब तक बहूंगी, अकेला तुझे जाने ना दूंगी, अकेला तुझे जाने ना दूंगी। हमरा नाता जन्म जन्म का, ज्योति में तू चांद पूनम का, हमरा नाता जन्म जन्म का, ज्योति में तू चांद पूनम का, तेरी थी मैं तेरी ही रहूंगी, अकेला तुझे जाने ना दूंगी, अकेला तुझे जाने ना दूंगी, बनके छैया मैं संग संग चलूंगी, अकेला तुझे जाने ना दूंगी, अकेला तुझे जाने ना दूंगी। तो हम भी अकेला किसी को जाने नहीं देंगे बुआ जी, और बिल्कुल जाने भी नहीं देंगे, इस अंतराल के बाद भी नहीं जाने देंगे। बिल्कुल। अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। जी हाँ, तो सखी सहेली में हम लेकर हाजिर हैं सखी नसरीन मोहम्मदी जी को। देखो नेहा बिटिया, एक बात तो है कि अक्सर हम देखते हैं कि ना कलाकार जो है अपनी कला से जुड़ा रहता है, बहुत शिद्दत से करता है, चाहे वो गायन वादन कुछ भी हो। लेकिन बहुत सारे कलाकार ऐसे भी हैं जो कला को लोगों तक पहुंचाने के लिए इच्छुक नहीं रहते हैं, कुछ बहुत होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए ही करते हैं, अपनी कला को निखारते रहते हैं और आप उसी पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, ये नहीं चाहते कि बहुत प्रचार प्रसार हो। ऐसे कलाकारों की कला उन्हें एक अलग मुकाम पर ले जाती है, यानी पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। कुछ इसी तरह से अपनी कला के प्रति उदासीन भाव रखने वाली कलाकार थी नसरीन मोहम्मदी। बिल्कुल, और अपने जीवन के अंतिम समय तक अपनी कला का उन्होंने साथ बनाए रखा और उनकी कला को जो प्रसिद्धि उनके जीवन में नहीं मिली
वो उपलब्धि उनकी दुनिया से जाने के बाद उन्हें मिली। और अगर बात करें नसरीन मोहम्मदी की, तो भारत के आरंभिक आधुनिक कलाकारों में से वो एक मानी जाती हैं और पेंटिंग के साथ साथ फोटोग्राफी में भी वो पारंगत थी। क्या बात है। जन्म इनका 1937 में अविभाजित भारत में कराची में हुआ था। 8 बच्चों में से एक नसरीन जब बहुत छोटी थी तभी मां का निधन हो गया। पिता के कई व्यवसाय थे जिनमें से फोटोग्राफी थी, उपकरण बेचने की दुकान थी, तो यहाँ से नसरीन मोहम्मदी की रुचि जो है इस तरफ हो गई फोटोग्राफी की ओर, और वो इसे समझने भी लगी। विभाजन के दौरान उनका परिवार जो है मुंबई आकर बस गया। बिल्कुल, और संपन्न परिवार की थी तो इसलिए बहुत सी सुविधाएं उन्हें मिली। और 16 साल की थी तो पढ़ाई के लिए लंदन चली गई और 1954 से लेके 1957 तक उन्होंने सेंट मार्टिन स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई की और इतनी प्रबुद्ध थी कि इसके बाद छात्र वृत्ति लेकर साल 1961 से 63 के बीच पेरिस में पढ़ाई की और भारत वापस लौटकर मुंबई के भूलाभाई इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट्स से जुड़ गई और यहाँ कई प्रतिष्ठित चित्रकारों जैसे एम.एफ. हुसैन, तैयब मेहता जी, वी.एस. गायतोंडे जी से मुलाकात हुई और फिर उन्होंने गायतोंडे जी को अपना गुरु बना लिया। और बाद के वर्षों में साल 1972 में वो बड़ौदा में रही। यहाँ उन्होंने महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय में पढ़ाया और यहाँ वो बस गई। यात्रा का उन्हें बहुत शौक था तो देश विदेश में यात्राएं करती थीं और कई स्थानों पर रुककर अपनी कला के लिए वो विषय चुना करती थी। और यात्रा के दौरान वो फोटोग्राफी करती थी, साथ में उनकी डायरी हुआ करती थी जिसमें वो कुछ ना कुछ नोट करती रहती थी जी। तो उनके जाने के बाद उनकी डायरी से वो किस तरह से जीवन और को देखती थी, उनका दृष्टिकोण क्या था, ये जानने में बहुत मदद मिली। और अपनी कला के प्रति वो कैसा समर्पण भाव रखा करती थी, ये बातें भी उनकी डायरी में दर्ज हैं और ये सारी बातें उससे पता चलती हैं क्योंकि उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार नहीं किया तो उनके मनोभाव जो हैं वैसे वो स्वयं नहीं बता सकी, लेकिन अपने अमूर्तवादी कला के लिए वो जानी जाती हैं। और बाकी उन्होंने किस किस रंग से डिजाइन वगैरह की ये हम बाद में चर्चा करेंगे। एक गीत सुनते फिर आगे बढ़ते हैं ना। तस्वीर भी देखी थी और इनको भी देखा है। तस्वीर अजब शय थी और ये भी चीज क्या है। तस्वीर भी देखी थी और इनको भी देखा है। भी है फिजाएं भी, ये पर्वती हवाएं भी। मौका भी है फिजाएं भी, ये पर्वती हवाएं भी। और साथ में हो ये ऐ दिल, और साथ में हो ये ऐ दिल, क्या और मांगता है। तस्वीर भी देखी थी और इनको भी देखा है। तस्वीर अजब शय थी और ये भी चीज क्या है। तस्वीर भी देखी थी और इनको भी देखा है। हम समझ गए हैं क्यों, ऐसे में जो चुप है यूं। हम समझ गए हैं क्यों, जुल्फों ने झुक के कानों में, जुल्फों ने झुक के कानों में कुछ इनसे कह दिया है। तस्वीर भी देखी थी और इनको भी देखा है। तस्वीर अजब शय थी
और ये भी चीज क्या है, तस्वीर भी देखी थी और इनको भी देखा है। तो भाई जैसा कि हम बता रहे थे कि नसरीन मोहम्मदी जी जो हैं वो अपने अमूर्तवादी कला के लिए जानी जाती हैं। इनकी पेंटिंग्स में काले सफ़ेद जेन ड्राइंग मिलते हैं जो उनकी खासियत है। उन्हें मानव आकृतियों में खास रुचि नहीं रही, उनका काम पैटर्न से जुड़ा हुआ था। रेखाओं के माध्यम से अपनी भावनाओं को उजागर किया करती थी। वाटर कलर, ऑयल पेंट से लेकर पेंसिल और ग्रेफाइट जैसे माध्यमों को अपनी कला के लिए चुना, जो बहुत मुश्किल है। उनका पसंदीदा माध्यम कागज और पेंसिल रहा। वो अलग अलग कोणों के साथ बारीक रेखाओं से अपनी कलाकृति बनाया करती थी। ये तो भाई बहुत मुश्किल है जी। वो ऐसा मतलब हम जिस आसानी से उसे बात को कह दे रहे हैं जी, वो करना उतना ही मुश्किल है और उस तरह से उसे पूरी तरह से उजागर करना, पूरी तरह से बताना अपनी चीज को, अपनी भावना को, वो भी मुश्किल है। लेकिन दूसरे तक पहुंचाना ये बहुत मुश्किल है। जो आप चाह रहे हैं वो दूसरे से कह पाए सिर्फ पेंसिल और इन सब के माध्यम से, वो भी बिना कोई चेहरा बनाए। बिल्कुल, लाइट और शेडो को अपनी कला का मुख्य बिंदु बनाकर वो काम किया करती थी और इसके कई रूप उनकी कला में हमें मिलते हैं। उन्होंने अपने काल से बिल्कुल अलग तरह की कलाकृतियों को चुना और उन्हें बखूबी उकेरा भी। वो कई बार अपनी कलाकृतियों को यूं ही बिना शीर्षक के, बिना दिनांक के छोड़ दिया करती थी। और ये भी एक बड़ा कारण है कि कई बार नसरीन मोहम्मदी के काम को या किस समय में उन्होंने ये काम किया या उनका ये काम है, इसे जानना थोड़ा मुश्किल हुआ करता है। जाहिर है कि कहीं नाम नहीं मिल रहा है कि किसने बनाया है, तो मुश्किल काम तो था। और भाई वो हमें लगता है कहीं ना कहीं एकदम सन्यासी जैसी रही होंगी, है ना। और उनके साथ जो चीज़ें थी उसके हिसाब से भी ऐसा ही लगता है कि उनका घर किसी सन्यासी की तरह लगता था। एक सफ़ेद खाली दीवार, छोटी सी टेबल, स्याही की दवात, पेंसिल जैसे रोज़ाना प्रयोग में आने वाले सामान ही उनके घर में मौजूद होते थे। कई बार लोगों को ये आश्चर्य होता था कि आखिर वो इतने कम सामानों के साथ कैसे जीती हैं। उनकी कई कला प्रदर्शनियाँ जो थी उनके जीवन काल में भी लगी और उन्हें सराहना भी मिली, लेकिन देश में उन्हें असली पहचान जो है उनके इस दुनिया से जाने के बाद ही मिल पाई। बिल्कुल, और जीवन के अंतिम सालों में भी उन्हें एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल विकार हो गया था, तो जिसके कारण उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना तक बंद कर दिया था। फिर भी उन्होंने किसी तरह अपने कलाकारी करने वाले हाथ को इस असर से बचाकर रखा और अपने जीवन के अंतिम समय तक वो ड्राइंग करती रही। और साल 1990 में जब वो मात्र 53 वर्ष की थी तो वो इस दुनिया से चली गई। पर वो जाते तक उन्होंने अपनी कलाकृति बनाए रखा। ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए उनके काम को सराहा गया, एक अलग पहचान भी मिली। और कला के क्षेत्र में योगदान को इस बात से ही जाना जा सकता है कि उनके मृत्यु के मतलब आज हम कह सकते हैं ना 33 साल लगभग हो गए हैं। बाद में भी मुंबई में उनकी कला की एक प्रदर्शनी लगती रहती है। मितभाषी शर्मीली नसरीन मोहम्मदी को जानने वाले कहते हैं आज अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा अगर वो देखती तो शायद मन ही मन मुस्कुराते। जी।
बुआ जी जब इतना अच्छा गाना सुन ले तो थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, अंतराल ले लेते हैं। बिल्कुल। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और सखी सहेली स्वागत करती हैं दिसंबर महीने का। आज 1 तारीख है। ये भी बता दो शुक्रवार भी है। अब तुम ये बताओगी? नहीं, शुक्रवार है ये नहीं बताएंगे हम। नहीं बताओगी? एक 1 तारीख तो कभी भी आ सकती है। वार का क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? शुक्रवार इसलिए व्यंजन की विधि जरूर बताएंगे हम। जरूर बताएंगे। इसके पहले दिसंबर क्यों बड़े काम का है ये बताना चाहते हैं हम। बताओ बताओ, देखें जरा सा क्या ऐसा क्या खास है। कहाँ जा रही हो तुम घूमने? देखिए कहीं घूमने तो हम जा नहीं रहे हैं फिलहाल। असल में ये आखिरी महीने की 1 तारीख है आज। कितना अच्छा खास है देखा, खास है ना। यही तो हम कह रहे थे कि तुम ये भी बताओगे शुक्रवार है। वो तुमने नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, हो जाते हैं दिन। कल शनिवार है ये बता देते हैं हम। हाँ कल शनिवार है, फिर रविवार आ जाएगा। और 1-2 दिन के बाद ऐसा होगा कि लोग बनाने लगेंगे प्लान कि नए साल में करेंगे क्या। कहेंगे हम नए साल में हम ऐसा करेंगे, जो जितने व्यायाम करने सब नए साल में करेंगे। जो काम बाकी रहेंगे सब नए साल में करेंगे। अब नए साल से तो बिल्कुल भी काम बाकी रखेंगे ही नहीं, हम नहीं रखेंगे। हाँ, ये संकल्प लेने का दिन है। संकल्प लेने की शुरुआत है, महीना है संकल्प का ये। दिसंबर तो हम पूरे दिसंबर में सिर्फ ये संकल्प लेते हैं कि नए साल में क्या करेंगे। अच्छा ये भी होता है। ये तो तुमने बड़ी मजेदार बात बताया कि ये होता ही है, लेकिन उसके संग संग ये भी तो होता है बिटिया कि ये भी हम इस समय पूरा मूल्यांकन करते हैं कि पिछले साल जो है, यानी कि अभी पिछले साल नहीं, ये जो चल रहा है वर्ष 2023 में देखो हमने ये संकल्प लिया था, टहलेंगे, ये करेंगे, पोषण वाली चीजें खाएंगे, रोज जूस पिएंगे, सूप पिएंगे, ऐसा खाएंगे, सलाद खाएंगे और स्प्राउट खाएंगे, सब सोचा था, कर नहीं पाए। ये भी हम करते रहते हैं दिसंबर महीने में, पूरे यही करते हैं। और उसको छोड़ के अगली बार क्या करेंगे ये भी सोचते हैं। जी, जो पहले के प्लान हमने कुछ नहीं किए उनके बारे में चर्चा करते हैं और आगे क्या क्या करेंगे उस पर हम विचार करते हैं और करते कुछ नहीं। फिर उसके बाद अगला दिसंबर में फिर वही आता है, यही पहुंच जाते हैं। इसीलिए आता है दिसंबर का महीना। वैसे ये वर्ष का 335वां दिन है ना। और क्योंकि 30 दिन बाकी है, आज तो 1 तारीख हो गई और लीप ईयर रहता है तो जाहिर है कि 1 दिन कम हो जाता है, बढ़ जाता है, 1 दिन बढ़ जाता है। 336वां दिन होता है। तो ये भी हम ऐसा कोई बहुत महान इस्तेमाल में नहीं लाते हैं। हम 1 दिन भी ऐसे ही बिता लेते हैं, क्योंकि अब हमें क्या है कि हमें अगले दिन के बारे में ज्यादा सोचना होता है, तो आज के बारे में हम सोचते नहीं है। तो इसलिए आगे क्या करें, कल से हम बिल्कुल ये काम करेंगे। अब अच्छा छोड़ेंगे। बस हो गया। अब ये बताओ कि दिसंबर का उपयोग कैसे किया जाए।
तो हमें लगता है कि ये जो मौसम है, हमारे बहुत सारे साथियों ने लिख कर भी भेजा है, तो भाई थोड़ा सा उनकी भी बात मान लेते हैं। नेहा बिटिया की जो शैतानियां हैं वो थोड़ी सी कम कर देते हैं। हमारे साथी लिखते हैं, बड़े काम का दिसंबर। जी हाँ, हम तो ये कहेंगे कि जो मर्जी खाओ लेकिन सीमा में। तरह तरह के व्यंजन, सभी तरह के आटे की रोटियां, घर में बना सफेद मक्खन, भाजी, दाल गुड़ के साथ, आहा, सुबह भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स, शाम को एक गिलास खजूर या मखाने वाला दूध। सीमा में, पेट खराब न हो, फिर आग जलाकर बैठ जाओ दोस्तों के साथ और मस्ती की बातें, ज्ञानवर्धक बातें, रात को रजाई और विविध भारती के गाने सुनते सुनते नींद का आगोश। ये सब दिसंबर के मजे हैं बुआ जी और नेहा जी। हम खाऊ शहर से हैं तो मगर खाऊ नहीं है, ये बड़ी काम की बात है। बहुत सारे पता चले तो फिर हम उस तरफ निकले अगली बार घूमने के लिए। नेहा बिटिया देखो, सब शहर में एक खाऊ गली होती है जी, एक नहीं होती है। बड़ा शहर होता है तो कई गलियां ऐसी होती हैं। आपके पास कौन सी खाऊ गली है, थोड़ा सा उधर मुखातिब हो जाइए, लेकिन उसी के संग संग जहाँ सब्जी मंडी है वहां पर भी चले जाइए। और इसी बहाने थोड़ा टहलना भी हो जाता है। हरे हरे साग है, पालक है, सोआ, मेथी, बथुआ, बहुत सारे पालक और गाजर आ रहा है जिसका हलवा बनता है जी। अरे कच्चा गाजर खाइए, उसका सूप पीजिए। गाजर को देखते ही पहले हलवा यही याद आता है, दिमाग में आता है। उसके बाद फिर कच्चा गाजर खा लेते हैं, क्योंकि वो जैसे मटर छिलते जैसे मटर खा लिए जाते हैं, वैसे गाजर को भी घिसते घिसते गाजर भी खा ली जाती है। तो भाई खाएं, उसके संग कॉर्न उबाल कर डाल लें उसमें, या चाहे अनार दाने डाल लीजिए, अनार फल जो होता है वो डाल देंगे अगर गाजर में जो घिसा हुआ है, तो बहुत स्वादिष्ट लगेगा। थोड़ी सी मिठास आ जाएगी, थोड़ा जूसी हो जाएगा, तो आपको अच्छा लगेगा। और हमारे साथी कह रहे हैं कि बड़े काम का दिसंबर, ये माह अंग्रेजी विश्व प्रचलित कैलेंडर के अनुसार वर्ष का अंतिम माह है। इस माह में ही क्रिसमस मनाया जाता है। हेमंत ऋतु का भी ये माह प्रतिनिधित्व करता है। षड ऋतुओं का वर्ष शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म से निर्मित अयनों में ये माह दक्षिणायन में आता है। इसमें चंद्र का राज रहता है। ये उत्तरोत्तर प्राकृतिक प्राणियों में बल का विसर्जन किया करते हैं। फलस्वरूप सभी की अग्नि मजबूत रहती है और खाया पिया भोजन आसानी से पच जाता है। इससे शरीर में बल का आधान होता है। तो यानी कि ये जो इन्होंने लिखा है कि अग्नि मजबूत रहती है, इसका मतलब है कि जठराग्नि की बात कर रहे हैं, यानी हमारे जो भोजन की जो अग्नि प्रज्वलित होती है ना, कहते हैं कि पेट में अग्नि जलती रहती है, धधकती रहती है, हम उसमें डालते रहते हैं भोज्य सामग्री। तो भाई इस समय डालिए खूब मजे से, जठराग्नि आपकी बिल्कुल मजबूत है, उसमें बल है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये सेहत बनाने वाला महीना होता है। महीना केवल ये नहीं है, शुरुआत हुई है अभी। ठंड का जो मौसम है पूरा एक तरह से सेहत बनाने के लिए और अच्छा खाने पीने के लिए रहता है। फिर तुम खाने पर जा रही हो, कह रहे थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखते हुए खाना चाहिए। हमारे साथी ने कहा नहीं, पेट खराब ना हो। नेहा बिटिया तुम कह लो बेटा, एक बार तो कह दो कम से कम कि व्यायाम किया जा सकता है। चूंकि पसीना कम होता है, थकता नहीं है आदमी, तो ज्यादा व्यायाम करिए, पौष्टिक चीजें खाइए और शरीर बनाइए। अब जैसे मेवे वाला दूध है, आप इसी समय खा सकते हैं। गोंद वाला लड्डू है, इस समय आप खा सकते हैं। गर्म चीजें खा सकते हैं। हाँ? अच्छी चीजें अगर खाएंगे तो अब पच भी जाएगा। और थोड़ा व्यायाम करना जरूरी है, थोड़ा, क्योंकि थोड़ा व्यायाम करना इसलिए जरूरी है कि बाकी जठराग्नि अपना काम करेगी। थोड़ा खाइए, ज्यादा व्यायाम कीजिए। यहाँ पर संतुलन ही नहीं बन पा रहा है। कोई बात नहीं, तुम पढ़ो हमारे साथी क्या लिख कर भेज रहे हैं। हमारे साथी कह रहे हैं दिसंबर साल का आखिरी महीना होता है। अच्छा। बहुत से ऑफिस, बैंक आदि में साल भर का लेखा जोखा पूरा करने का महीना होता है। बैंक की क्लोजिंग होती है जी। ईसाई समुदाय के लिए बहुत खास महीना है। ईसा मसीह का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। चर्च में तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। 25 दिसंबर से जाड़े की छुट्टियां बच्चों की आरंभ हो जाएंगी और इसी दिन से दिन बड़े होने लगते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। वैसे हमारे एक साथी लिख रहे हैं, रात को रजाई और विविध भारती का साथ। बुआ जी ये बात तो आपने सही कही, रजाई में घुसकर विविध भारती सुनने का अपना ही मजा है। साथ में थोड़ी सी गरम गरम मूंगफली और ले ली जाए तो क्या कहना। वैसे ये रजाई में घुस के विविध भारती सुनने वाली बात हमारे साथी ने लिखकर भेजी थी, तो ये बात तो है, उसका मजा है, हम लोगों ने भी लिया है उसका मजा। और एक साथ ही देखो, ऐसा होता है ना कि सब अपने अपने नजरिए से देखते हैं। जो शिक्षक हैं या जो विद्यार्थी हैं वो सोचते हैं अरे वाह 10 दिन की छुट्टी मिलने वाली है, मजे आएंगे, है ना। बच्चे जब स्कूल में पढ़ते थे, छुट्टियों की उम्मीद में सभी दिसंबर का बेकरारी से इंतजार करते थे। ये हमारे साथी ने लिखा है। तो कुछ यही होता है, जिसको जो चीज पसंद है। अब जैसे तुम खाने के पीछे पड़ी हुई हो कि नहीं हमें ये खाना है, वो खाना है, ये खाना है, चलो अच्छी बात है। सारे अच्छे से खाने लेकर आता है दिसंबर। हाँ, तो अच्छी अच्छी चीजें खा सकते हैं। सब्जियां भी बड़ी इतनी सुंदर लगती हैं, ताजी ताजी, क्योंकि मौसम अब सब्जियों का अच्छा मौसम आ गया है। तो
आप फूल गोभी भी देख लीजिए, जो बाकी समय में जैसे दिखती है उससे कहीं अच्छी लगती है, खिला हुआ फूल लगता है कम से कम, ऐसे मुरझाया मुरझाया लगता है, भी खाया जा सकता है। उस तरह की अच्छी अच्छी चीजें आती हैं, आंवले आते हैं। तो ऐसी सारी जो अच्छी ताकत वाली सेहतमंद चीजें हैं वो भी इस मौसम में आती हैं। चुकंदर है, हरी मटर है, इन सब का पूरा सेवन किया जा सकता है। और करें आप लोग, क्योंकि खासतौर से जैसे तुमने गाजर की जो बात शुरू की थी वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। खासतौर से हमारी जो बहनें हैं या जिन्हें भी मासिक धर्म जब होता है तो रक्तस्राव जो होता है ज़्यादा होता है जब, तो उस समय संभालने के लिए गाजर जो है अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप खाएं तो बहुत लाभ मिलेगा। और कच्चा खाएं उसको, ये हलवा वाला नहीं है जो नेहा बिटिया जो कह रही है ना, वो वाला मत सुनिएगा आप लोग। पहले आप गाजर को कच्चा खा लीजिए, उसका रस निकालें, रस को आप पी लें और उस घिसे हुए का आप हल्वा बना लें और फिर किसी को खिला दीजिए, नेहा बिटिया को खिला दीजिए। हम वैसा हलवा खाने के लिए भी हम तैयार हैं, क्योंकि जिसे हलवा पसंद है वो किसी तरह से खा सकता है। और जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो इसलिए दिसंबर का पूरा उपयोग कीजिए और दिसंबर में ही वो सारे काम कीजिए जो आप नए साल में करने की सोच रहे हैं, ताकि आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ा अभी बाकी है, अभी 30 दिन बाकी है, आज का तो दिन चला गया और आप कल पूरी प्लानिंग कर लेंगे तो भी आपके पास 28 दिन बाकी है, 28-29 दिन, जिसमें आप पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपकी ये आदत हो जाएगी, क्योंकि 20 दिन अगर आप कोई काम लगातार करते हैं तो उसकी आदत हो जाती है। तो वो आदत आपकी जब हो जाएगी तो आप 1 जनवरी को अपने आप वो काम करेंगे और पूरी जनवरी भी करेंगे और साल 2024 में भी वो काम करते रहेंगे। फिलहाल हम गीत सुनेंगे और आपको सुनाते रहेंगे। झुमका गिरा रे, झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय हाय हाय, झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे।
तो झुमका भी गिर जाता है कई बार, गिरा झुमका रजाई में हम इधर उधर रहते हैं। तो इसलिए मतलब हमें लगता है कि जो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जब दिसंबर का महीना रहता है और हम स्वेटर आदि पहनते हैं, तो कान में जो हमारी बहनें पहनती हैं झुमका बाली ये सब ठीक से बंद रखे, नहीं तो सच में उतारते उतारते समय गायब हो जाता है। पता है कई बार गायब हो जाता है क्योंकि इतने लेयर में कपड़े पहनने पड़ते हैं, पता ही नहीं आमतौर पर जब जहाँ ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है वहाँ तो जी हाँ, तो थोड़ी ठंड में ही खुश हो जाते हैं। नहीं लेकिन अगर हाफ स्वेटर भी आपने पहना हुआ है तो इस तरीके से जो है ना रोए ज्यादा होते हैं ना ऊन में, तो चीजें फंस जाती हैं, तो इन सब चीजों का ख्याल रखिए। कभी कभी क्या होता है कि यही मौसम, अच्छा हाँ इसी से याद आया बड़ी मजेदार बात और कि यही मौसम होता है जब कान और नाक छिदे जाते थे पहले। अब तो डॉक्टर कभी भी छेद देते हैं, लेकिन जब सुई और उससे छेदा जाता था तो सर्दियों में ये होता था कि घाव जो है वो जल्दी भर जाएगा या नहीं होगा और छेद दिया जाता था। और बड़े मजे की बात और है कि हम लोग तो बचपन में क्या होता था कि रुई रख दो घास के ऊपर या किसी पत्ती पर और सुबह उस पर जो ओस आ जाएगी उसको लगाया जाता था। ये अगर कहीं घाव हो गया नाक और कान के छेद में जी, जो बाली आदि पहनने के लिए छेदा जाता है वो वाला छेद हम करें। अच्छा। ऐसे तुम नहीं नाक में लगा लेना ओस, ठीक है, तो वो भी किया जाता था। तो इसलिए इंतजार किया जाता था कि दिसंबर का महीना आए और ये भी कार्यक्रम किया जाए। पर कहते हैं कि ठंड में ज्यादा दर्द होता है, तो उस वक्त दर्द ज्यादा, अरे वो वाली दर्द नहीं होता है, ये अच्छा। वाला दर्द होता है जो ये से जो तुम चलती हो, जब तुम्हें होश नहीं रहता, दरवाजे से भिड़ती हो और बिस्तर से लड़ जाती हो, कहीं भी ठोकर लग जाती है, उठती हो तो नल लग जाता है सर में, वो वाली जो ठोकर वाली जो चोट लगती है उसमें दर्द ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये जो सुई हुई से जो छेदा जाता है उसमें हर मौसम में बराबर दर्द होता है। लेकिन घाव जो है वो सर्दियों में जल्दी भरता है। पहले के जमाने में तो लोग ऑपरेशन आदि भी जब होता था तो लोग कहते थे गर्मी में नहीं करेंगे, ये मौसम होगा, क्योंकि गर्मियों में पसीने आते हैं तो उससे परेशानी होती है ना, और नहीं घाव भी जल्दी नहीं भरता है। और ये मौसम ऐसा रहता है कि सब कुछ अच्छे से हो जाता है। तो कुल मिलाकर शादी ब्याह में तो मजे मजे होते हैं, बढ़िया बढ़िया खाने के लिए होता है। थोड़ी सी जगह में सब आ जाते हैं क्योंकि ठंड भी बहुत होती है, खाना भी बहुत ज्यादा फिर रजाई में घुस जाते हैं, नहीं होता क्योंकि गर्मियों में तो अक्सर खराब हो जाता है खाना, लेकिन इसमें खाने भी भोजन उतना खराब नहीं होता, फेंकना नहीं पड़ता जी, तो बड़ा अच्छा होता है। और भोजन की बात हुई है, हमारी सखियों ने इतनी अच्छी हमारे साथियों ने भेजा है व्यंजन ना। हाँ, क्या बता रहे हैं, इतना अच्छा सोंठ की लड्डू भेजे। लड्डू तो बिल्कुल बनने ही चाहिए। बताओ बताओ। हम तो सोच ही रहे थे कि लड्डू के बारे में बताएं, तो उन्होंने खुद भेज दिया। तो कह रहे सोंठ के लड्डू पारंपरिक लड्डू हैं जो जच्चा को डिलीवरी के बाद खिलाए जाते हैं। इसके अलावा सोंठ के लड्डू सर्दी के मौसम में और कमर दर्द से आराम पाने के लिए भी खाए जाते हैं। तो इसकी आवश्यक सामग्री उन्होंने बताई है, सोंठ यानी कि जिंजर पाउडर 1/3 कप यानी 25 ग्राम, गुड़ एक सवा कप के करीब यानी 1 पाव के करीब, सूखा पका नारियल 1 कप कद्दूकस किया हुआ यानी कि 50 ग्राम, गेहूं का आटा 3/4 कप यानी कि 100 ग्राम, देशी घी आधा कप 125 ग्राम, बादाम 1/4 कप यानी 35 ग्राम, गोंद 1/4 कप यानी 50 ग्राम और पिस्ते 10 से 12। और अब कैसे बनाया जाए, तो गोंद को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर तैयार कर लीजिए। गोंद बाजार में मिलते हैं, छोटे छोटे सूखे से रहते हैं वो। और बादाम पीस कर मिक्सर में डालकर पीस लीजिए। अच्छा। पिस्ते को पतला पतला काट लीजिए। अब कढ़ाई में घी डालकर गर्म कीजिए, थोड़ा घी बचा लीजिए, घी को मीडियम गर्म कीजिए और गोंद को धीमी गैस पर भून लीजिए। गोंद फूलकर 4 गुने आकार में हो जाता है। भुने गोंद को अलग प्लेट में निकाल कर रख लीजिए। बचे हुए घी में आटा डालिए और लगातार चलाते हुए मीडियम और धीमी आग पर ब्राउन होने तक भून लीजिए। भुने आटे को अलग प्लेट में निकाल कर रख लीजिए। अब कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालिए और पिघलने दीजिए। अब सोंठ को घी में डालिए और धीमी आंच पर हल्का सा 1 से 1.5 मिनट तक भूनना है और भुनी हुई सोंठ को भुने आटे वाली प्लेट में ही निकाल लीजिए। भुना गोंद ठंडा होने पर उसे प्लेट में ही बेलन की सहायता से पीस लीजिए और कढ़ाई में बारीक तोड़ा हुआ गुड़ डालिए। अब धीमी आंच पर गुड़ को पिघलने दीजिए। गुड़ पिघलने पर गैस बंद कर दीजिए। पिघले गुड़ में आटा, सोंठ, गोंद, बादाम पाउडर, नारियल और पिस्ते सब डालकर अच्छी तरह से मिल जाए इतना मिलाना है। अब कढ़ाई को गैस से उतार लीजिए। हल्की गर्म जब रहे मिश्रण तभी लड्डू बांध लीजिए। तो उसके लिए थोड़ा सा मिश्रण आप हाथ में उठाइए और दबा दबा कर गोल लड्डू बना लीजिए। सोंठ के लड्डू हैं, इन्हें थोड़े छोटे ही बनाइए। सारे मिश्रण में इसी तरह से लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिए और इतने मिश्रण से तकरीबन 18 लड्डू तैयार हो जाएंगे, इनका कहना है। क्या बात। और 2-3 घंटे थोड़ी देर हवा में छोड़ दीजिए, थोड़े सूख जाएंगे। आप कंटेनर में भर दीजिए और 2-3 महीने तक खाते रहिए। 18 लड्डू 2-3 महीने ये सवाल बड़ा। 18 लड्डू तो हम यूं चट कर जाए, एक महीने दिसंबर भी नहीं चल पाएगा। अरे ये तो 18 भी नहीं चलेगा। हाँ, एक लड्डू भी खाए अगर किसी तरह से खुद को रोकते हुए। अच्छा ऐसा करो कि अब ये 15 मिनट बाद इसको डिब्बे में तो रख दो, दोबारा फिर बना लेना। ऐसा क्या है, ज्यादा बना लें, डबल बना नहीं, 2 बार
अरे रोज थोड़ा थोड़ा बना लो ना, 2-3 दिन लगातार बना लेना। हाँ, व्यायाम भी हो जाएगा। जो सोट के लड्डू से जो ऊर्जा मिलेगी इससे बढ़ जाएगा। देखो इसमें थोड़ा थोड़ा सा सब अपने हिसाब से परिवर्तन भी कर सकते हैं। जैसे कि बादाम इन्होंने पीसने के लिए कहा तो कुछ उसको कतर भी सकते हैं। गोंद जो है वो वाकई 2-3 गुना फूल जाता है, 4 गुना तक। तो ध्यान रखिएगा, जैसे तुम बार बार कह रही हो ना, खाने के संग संग थोड़ा व्यायाम करेंगे, नहीं तो हम लोग भी गोंद की तरफ फूल जाएंगे। पता लगा कि जनवरी फरवरी आने तक पता लगा 4 गुना फूल गए। हाँ, पर आनंद भी आ जाए। गोंद से भी बहुत ताकत मिलती है। हड्डियों को ताकत मिलती है, ऐसा कहा जी हाँ, हड्डियों को ताकत मिलती है, बहुत गर्मी भी देता है। खाने में और चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे हमारे साथी ने लिखा है कि बाजरे की रोटी को खूब देशी घी और गुड़ के साथ खा सकते हैं। एक समय यही आप भोजन कर लें तो पौष्टिकता भी मिलेगी आपको और स्वाद भी मिलेगा। जैसे उसी का चूरमे का लड्डू भी बना लेते हैं ना लोग, कि आप बाजरे की रोटी बना लीजिए बिना नमक डाले, और हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं। उसको आप सेक लीजिए तवे पर। कुछ लोग मिट्टी के तवे पर सेकते हैं, वो और अच्छी बनती है। मिट्टी का तवा भी आता है, उस पर जब आप सेक लें तो गरम गरम ही उसको अपने हाथ से ही फोड़ लीजिए, मतलब उसको पीस लीजिए, लगभग हाथ से तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। आसानी से टूट जाती है। उसी में आप गुड़ डाल लीजिए। गरम गरम रोटी पर आप गुड़ डालेंगे तो वो भी पिघल जाएगा, और घी डाल लीजिए और सबको मिलाकर लड्डू बना लीजिए इसका, तो बड़ी आसानी से लड्डू बन जाएगा। इतनी अच्छी अच्छी बातें हो गई, मुंह में पानी आ गया। तो अब एक गाना सुनाना पड़ेगा बुआ जी। चलो सुनाओ। सीधो हो जा जालिमा मारो जियो भटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। भटके रे मारो जियो भटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। जैसे गोरे गाल, मूंगे जैसे लाले होठ, मोती जैसे गोरे गाल। जरा सा घुंघटा ऊपर फेर दिखा दे मोको भी ये माल। जरा सा सीधो हो जा जालिमा मारो जियो भटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। गोरी जियो भटके रे मारो जियो भटके। मैं हूँ जिस बस्ती की हूँ
सा ओ जरा सा आ जरा सा सीधो हो जा जालिमा मारो जियो भटके। पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, जरा सा टेढ़ो हो जा बाल मारो पल्लो लटके। गोरी जियो भटके रे माधो जियो भटके, जरा सा सीधो हो जा जालिमा मारो जियो भटके। तो ये पल्लो लटके और आराम से घूमते फिरते जा सकते हैं। इस दिन इस मौसम में तुम क्या क्या कर सकते हैं? अरे लेकिन पल्लो लटकते लटकते खाना नहीं बना सकते। ये जो तुमने अभी लड्डू बनाया है उस समय थोड़ा सा पल्लो जो है ना थोड़ा खोस ले कमर में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात का ख्याल रखें, लेकिन फिलहाल कुछ और भी बना लें। हमारी साथी ने कुछ भेजा है ना। बिल्कुल, पालक की कुछ एक अच्छी सी रेसिपी भेजी है। कुछ नाम तो बताओगे? लिखा है ना इसलिए। हाँ। खौलते पानी में थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी डालकर पालक को डाल दें। फिर गैस बंद कर दें और ढक दें। 5 मिनट के बाद पालक को निकाल कर इसको पानी को दबा दबा कर निचोड़ कर आप निकाल लीजिए और फिर पीस दीजिए पालक को। अब मसाले क्या क्या डालेंगे इन्होंने बताया। काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, नमक और ब्रेड का चूरा, अरारोट पाउडर इन्होंने मिला करके उसका एक डो यानी एक थोड़ा सा डो तैयार कर लीजिए, जैसे कि आटा बनाते हैं ना ऐसे लगाते हैं। पनीर उसको आप कद्दूकस कर लीजिए और थोड़ी काली मिर्च, गार्लिक, जिंजर पेस्ट, चाट मसाला सब मिला लें चीज और पनीर में। गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐसे बोल देती हो भैया, गार्लिक अलग है जिंजर अलग है, यानी कि लहसुन थोड़ा सा अदरक इसका जो है वो अब बना लीजिए पेस्ट पीस लीजिए अच्छे से। हाँ, और चाट मसाला मिला लीजिए। तो कोफ्ता जैसे बनाते हैं वैसे एक गोला आप बना लीजिए। अब उसमें पनीर और चीज को स्टफ कीजिए। अच्छा। ब्रेड क्रम्ब में लपेट कर इसको सेलो फ्राई कर लीजिए। मतलब पहले ये जो हमने बनाया है डो जैसे तुमने बताया उसमें पनीर और चीज को थोड़ा सा बीच में भर लें और फिर उसका लड्डू जैसा बना लें और फिर उस ऊपर से ब्रेड क्रम्ब्स यानी जो ब्रेड है थोड़ी सूखी अगर हो तो अच्छा है, उसको कद्दूकस कर लीजिए, ऐसे उसका बुरादा जैसा बना लीजिए, उसको उसमें लपेट लीजिए। अच्छा। हाँ, फिर चीज और पनीर इसमें है तो बच्चे से खाना पसंद करेंगे चटनी के साथ। इसको शैलो फ्राई करना है। अच्छा। शैलो फ्राई करने के बाद कह रहे चीज और पनीर है तो बच्चे तो खा लेंगे। अच्छा। लेकिन अगर आपको इसकी सब्जी बनाना चाहते हैं तो सिर्फ भुना बेसन इसमें मिला लें और पनीर स्टफ करें। तो चीज और वो मतलब चीज न डालें, फिर पनीर भर के लड्डू बना लें और फिर बेसन में लपेट कर भी आप इसको तल सकते हैं। जैसे कोफ्ते के जैसा वो बन जाएगा। और उसके बाद आप इसमें अगर स्नैक्स में खाना चाहते हैं तो ब्रेड चूरा और अरारोट कॉर्नफ्लोर वाला जो चीज है वैसे बनाएं। और सब्जी बनानी तो ऐसा कर लें। तो इन्होंने खुद कहीं देखी ये रेसिपी, इन्होंने बताया 5 साल पहले दूरदर्शन पर तो उड़िया चैनल पर देखी तो अच्छी बात है। वैसे उड़ीसा की बात आई तो वहाँ दालमा बनती है और बड़ी अच्छी बनती है। उसमें सारी तरीके की सब्जी डाल दी जाती है और दाल बनाते हैं इसको खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर खास तौर से ये जो ड्रम स्टिक्स होते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सहजन बोलते हैं। इसकी पत्ती की पकौड़ियाँ बनती हैं, बहुत अच्छी बनती है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं बहुत अच्छी होती हैं और जाहिर है कि गठिया आदि के लिए बहुत अच्छा होता है, जोड़ों के दर्द के लिए आराम मिलता है अगर इसको खाएं तो वो भी खा सकते हैं। तो अब अपने साथियों को कहते हैं कि जिन्हें आती है ये वाली पकौड़ी बनाना, वो उसकी विधि हमारे साथ शेयर कर लें तो हम उनसे फिर बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे। वैसे हमारे एक साथी ने खमण बताया है, अगर कहो तो बताएं। जी बताइए। तो इन्होंने बताया है कि ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, खमण कैसे बताएंगे हम लोग जी। लड्डू की बात कर लेते हैं। बिल्कुल लड्डू की बात कर लेते हैं, लेकिन चाय का मसाला भी बनाया जाता है तो हम क्यों ना चाय के मसाले की बात करें, क्योंकि समय भी इतना हो चुका है कि अब सिर्फ खमण नहीं चाय का मसाला ही बनाया जाता है। बताओ चाय नहीं बनेगी। और चाय का मसाला बनाने के लिए हमें कुछ मसाले होते हैं जो रोजाना इस्तेमाल में आते हैं, वैसे ही होते हैं जैसे कि 10 से 12 लौंग, 12 से 14 इलायची, 7 से 9 काली मिर्च, 2 बड़े चम्मच सौंफ, 1 इंच दालचीनी, 1 इंच सूखा अदरक, 3-4 जायफल, हाँ, और 3 से 4 जायफल जी, 5 से 8 तुलसी के पत्ते। अब इसको बनाने के लिए साबुत मसाला जो है इसको थोड़ा ड्राई रोस्ट यानी सूखा सूखा भून लें ताकि पीसने में आसानी हो। हाँ, और एक पैन को गर्म करके उसमें लौंग को पहले 2 मिनट के लिए भूने, खुशबू आने पे गैस बंद करके प्लेट में निकाल लें और इसी तरह से काली मिर्च लेके थोड़ा सौते करें, फिर उस सबको मिलाते जाएं, ऐसे ड्राई रोस्ट करके अलग अलग भी कर सकते हैं। और सौंठ और जायफल का पाउडर अगर आपने लिया है तो उसको रोस्ट करने की जरूरत नहीं, सीधे आप इसमें मिला सकते हैं। और सारे मसाले जब ठंडे हो जाए तो आप मिक्सर में डाल के उनको दरदरा पीस लीजिए। इसके बाद जायफल पाउडर और सौंठ को डालकर उसके साथ मिक्स कर लीजिए और चाय का मसाला तैयार है। थोड़ा थोड़ा डालें
बहुत ज्यादा ना डालें, ऐसे कहते हैं। बहुत बढ़िया। और सर्दियों में तो आप गुड़ की चाय भी पी सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी, गले को भी आराम देगी। और नेहा बिटिया जरूर पियेंगे, क्योंकि हमारे साथी लिख रहे हैं कि लग रहा है कि नेहा बिटिया के गले में तकलीफ है। बिल्कुल, हमारे साथी हमारे दर्द दुख को पहचान जाते हैं। तो इसी के साथ हम उन्हें ये भी पता चल चुका है कि समय हो चुका है जी। तो बस लेते हैं कार्यक्रम से इजाजत। स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।